बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं रॉबिन्स के चैप्टर नंबर 12 की पार्ट 7 की वीडियो को। इस पार्ट में इंशाल्लाह हम पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया को डिस्कस करेंगे। कहानी कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास एक जीन होती है पाइगा। ये जीन प्रोड्यूस करवाती है फॉस्फेटिडाइइनोसिटोल ग्लाइकैन यानी कि PIG। अब हमारे जो RBC होते हैं उनके सरफेस पे ये PIG लग जाते हैं और ये और भी बहुत सारी प्रोटीन्स को सरफेस पे लगवाते हैं। इन प्रोटीन्स के बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिनमें से एक फंक्शन ही होता है कि हमारे RBC को कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स से बचाना। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स कह लो या कॉम्प्लीमेंट कैस्केड कह लो, हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो बेसिकली जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करवाने में रोल प्ले करता है। तो इन PIG का या पिग प्रोटीन्स का काम होता है, पिग टेल प्रोटीन्स का काम होता है हमारे RBC को कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स से बचाना। अब अगर इस पाइगा की, इस जीन की कोई म्यूटेशन हो गई तो PIG नहीं बन पाएगा और हमारा RBC कॉम्प्लीमेंट कैस्केड से नहीं बच पाएगा। एज अ रिजल्ट कॉम्प्लीमेंट कैस्केड के ख़ास तौर पे C5b से लेके C9 जो होते हैं ये हमारे RBC को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सही की बात। अब ये जो पाइगा जीन है ये हमारे X लिंक्ड क्रोमोसोम पे होती है, मतलब ये X लिंक्ड है और इसकी जो म्यूटेशन है वो एक्वायर्ड होती है। पहले हमने जो पढ़ी थी ये जो थैलेसीमिया वगैरह था वो इनहेरिटेड म्यूटेशन थी, तो ये बात देखो ये एक्वायर्ड म्यूटेशन है। सो की बात। और कौन से सेल में खास तौर पर जो हमारे पास अर्ली हिमेटोपोटिक प्रोजेनेटिव सेल्स होते हैं जिनसे आगे जाके RBC भी बनते हैं, WBC भी बनते हैं, उन सेल्स को ये इफेक्ट कर रही होती है। तो जारी बात है कुछ ना कुछ WBC भी इफेक्ट होंगे। अच्छा जी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट कैस्केड WBC से ज़्यादा बुरे तरीके से RBC को इफेक्ट करती है, तो इसका मेन इफेक्ट RBC पे जाएगा। तो हुआ क्या जी, पाइगा की म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से PIG कम बन सकी और हम RBC को कॉम्प्लीमेंट कैस्केड से ना बचा सके और कॉम्प्लीमेंट कैस्केड ने RBC को कम करना शुरू किया, हिमोलिसिस शुरू कर दिया। तो है ये हीमोलिटिक इनीमिया और ख़ास तौर पर ब्लड वेसल के अंदर ही तबाही कर जाते हैं, तो ये इंट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस कॉज करता है। अच्छा, नाम में हमने कहा था पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया, तो इसका मतलब सोने से भी कोई ना कोई ताल्लुक है। तो बेसिकली सोने में हीमोलिसिस बढ़ जाती है। आप पूछेंगे वो क्यों? असल में जब इंसान सो रहा होता है ना तो जाहिर बात है सांस कम ले रहा होता है, CO2 बॉडी में बढ़ जाती है। CO2 चूँकि एसिडिक है तो CO2 के बढ़ने की वजह से pH डिक्रीज़ कर जाती है और डिक्रीज pH में जो हमारी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो ज़्यादा काम करता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हीमोलिसिस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से हो रही है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ज़्यादा काम करेगा, इसका मतलब है हीमोलिसिस सोए हुए बढ़ जाती है। ठीक है भाई। वैसे इन पेशेंट में कोई बहुत ज़्यादा सोए किस्म के सिम्टम्स नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं, उनको हम ट्रीट कर लेते हैं। एनीवेज, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेशन है या जो ज़्यादा खतरनाक चीज़ है वो होती है थ्रोम्बोसिस। अब चूँकि ब्लड वेसल के अंदर काम हो रहा है तो वहाँ पे क्लॉट ना बन जाए हमारे पास, खासतौर पे एब्डोमिनल ब्लड वेसल जैसे कि हेपेटिक वेन हो गई, पोर्टल वेन हो गई, उनके अंदर क्लॉट्स ना बनना शुरू हो जाए। तो इन क्लॉट्स को प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं पेशेंट को इकोलिजुमब। अब जो इकोलिजुमब होती है ये C5 को बाइंड कर जाती है और जो कॉम्प्लीमेंट कैस्केड होती है, कॉम्प्लीमेंट बहुत सारे होते हैं जैसे C3 हो गया, इसी तरह आगे C5 भी आता है, C4 भी होता है, फिर इसे आगे काफ़ी सारे होते हैं ना। तो C5 को बाइंड कर लिया जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट कैस्केड आगे नहीं चल पाती। अलबत्ता जो शुरू वाले हैं कॉम्प्लीमेंट कैस्केड के वो काम कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके RBC पे हो जाता है ये C3b लग जाए, तो C3b के लगने से इंट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस तो नहीं होगा, लेकिन जब ये RBC आपके स्प्लीन से गुजर रहा होगा तो हो सकता है स्प्लीन C3b को पहचान के RBC को डिस्ट्रॉय कर दे। तो एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस थोड़ा बहुत रह जाएगा इकोलिजुमब देने के बावजूद भी, लेकिन जो शरीर इंट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस हो रहा था जिससे हमें थ्रोम्बोसिस का खतरा था वो काम हो जाएगा आपके पास। उसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि जब आपने इकोलिजुमब देना शुरू कर दिया है तो ये C5 वगैरह तो इनएक्टिव हो गया ना, तो ये बेसिकली थी हमारी इम्यूनिटी, तो अब इम्यूनिटी कम हो गई होगी तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए खतरा ना बन जाए। खासतौर पर जो नाइजीरिया होती हैं उनकी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नाइजीरिया की भी ना 2 स्पीशीज़ होती हैं, नाइजीरिया गोनोरॉय और नाइजीरियन मेनिंजाइटिस। तो अब ख़तरा ये ख़ास तौर पे जो नाइजीरिया मेनिंजोकोकस होता है उससे ज़्यादा खतरा होता है। तो हम कहते हैं अगर आप पेशेंट को इकोलिजुमब दे रहे हो तो भाई इसकी वैक्सीन देना ताकि नाइजीरिया मेनिंजोकोकस पेशेंट को ना हो जाए। बस इतनी छोटी सी बीमारी थी, पता होना चाहिए कि ये एक्वायर्ड होती है, इसमें कॉम्प्लीमेंट कैस्केड ज़्यादा काम करता है, सोए हुए इंसान ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है, इंट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस, थ्रोम्बोसिस इसका खतरा है, ट्रीटमेंट इसका इकोलिजुमब। खत्म, ट्रीटमेंट तो नहीं आपका, तो थ्रोम्बोसिस से बचाने के लिए इकोलिजुमब। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।